ये समझ में नहीं आता कि इसके अंदर शेप के अंदर ना कोई कोऑर्डिनेट्स हैं ना कुछ है, ग्राफ कोई नहीं है, ऐड करने का शेप में ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस हैं? इसमें कहाँ है बता, इमेजेस? ये तो हमने जो डाउनलोड की हुई है वो इमेजेस है। हमारा जो वो है दूसरा वाला व्यू सोनिक का इंटरेक्टिव पैनल जो वहाँ लगा हुआ है मैरिस रोड पे, उसमें सब चीज़ें ज़्यादा फीचर्स हैं। बस ये है कि उसका एंड्रॉयड पुराना है। चलो खैर खुद ही बनाते हैं। और ये कलर मैंने चूज किया है, अच्छा सा बनाइए। 6 ग्राफ बनाने हैं ऐसे, इसी को चूज कर ले, कॉपी कर लेता हूँ। पहला हम लोग ग्राफ बनाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। ये सब वही है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। आप लोग एक बार फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। एक ग्राफ हम ऑलरेडी बना चुके हैं। दूसरा ग्राफ है हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम।
ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये आया था, विच ऑफ द ग्राफ्स आर करेक्ट। फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, तो आपका क्या कहता है इंट्यूशन? उसमें ऑप्शन दिए थे, मान लिया 1 2 3 4 5 6, सबको नंबर दे दिए और बताइए। तो आंसर इज ऑल आर करेक्ट। क्यों है ऑल आर करेक्ट? इसलिए इक्विलिब्रियम के बारे में हमने क्या पढ़ा, देखिए मैं ग्राफ से बताता हूँ, पहले आपका उसी बहाने रिवाइज हो जाएगा जो अभी तक हमने पढ़ा है। देखिए ग्राफ, अब बात बनाई, बात सुनिए। हमने क्या पढ़ा इक्विलिब्रियम के बारे में? अच्छा, ये वाला ऊपर वाला ग्राफ किसका है? अरे यार, इतना तो बता ही सकते हैं, रिएक्टेंट का होगा ना, उसी की तो कंसंट्रेशन 0 टाइम पे मैक्सिमम होगी, हैं? क्योंकि प्रोडक्ट की टाइम जब 0 होगा तो वो तो बना ही नहीं होगा, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बोलिए? तो रेट ऑफ रिएक्शन भी रिएक्टेंट का, क्योंकि मैक्सिमम होगी कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी मैक्सिमम होगा। प्रोडक्ट, यहाँ पर भी ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एक रिएक्शन लिख दूँ, कोई भी लिख देता हूँ, जनरल रिएक्शन A प्लस डी गिव्स राइज टू C प्लस डी। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो ये वाली जो कंसंट्रेशन है ये तो बिल्कुल यूटिलाइज नहीं होगी, मैक्सिमम होगी, और ये 0 होगी, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो देखिए यही तो बनाया मैंने, कंसंट्रेशन इसकी मैक्सिमम है रिएक्टेंट की, मैक्सिमम, और जब मैक्सिमम है तो उस प्रोडक्ट की तरफ जाने का रेट क्या होगा, रिएक्टेंट का रेट भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम है। प्रोडक्ट बना ही नहीं है, 0 है, तो 0 प्रोडक्ट है तो उसका बैकवर्ड आने का रेट क्या होगा, 0 0 0। उसकी कंसंट्रेशन क्या है, 0 0 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो धीरे धीरे इसका रेट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये बनना शुरू हो जाएगा तो इसका धीरे धीरे रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन भी धीरे धीरे प्रोडक्ट की बढ़ती चली जाएगी, रिएक्टेंट की धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आएगा, T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम टाइम आ गया, जब इधर जाने वाला रेट बराबर हो जाएगा, इधर जाने वाला रेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो देखो इधर जाने वाला रेट ऑफ रिएक्शन, ये वाला पॉइंट दोनों का बराबर हो गया, नहीं हो गया? और यहाँ पर भी देखिए बराबर हो गया, नहीं हो गया? हैं? अच्छा, ठीक, तो ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए रेट क्या हो गया, फॉरवर्ड जाने वाला रेट, बैकवर्ड जाने वाला रेट, मतलब बराबर की बजाय हम कह सकते हैं कांस्टेंट भी, तो ये हो गया।
ठीक है, और इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, टी इक्विलिब्रियम कहते हैं। टी इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, और जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो रेट फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन हो गई, अब रेट में चेंज ही नहीं आ रहा है। इधर देखिए रेट वाले कोऑर्डिनेट के साथ क्या रेट चेंज हो रहा है, ये वाली लाइन चेंज हो रही है इक्विलिब्रियम टाइम के बाद, नहीं हो रही, यही वैल्यू आ रही है सब जगह पर। इसके लिए भी सेम वैल्यू आ रही है सब जगह पर, इक्विलिब्रियम थोड़ा सा और इसको ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। हाँ, ये हो गया, तो यही यहाँ पर हो रही है। ओके, कांस्टेंट हो गया रेट, थोड़ा सा इसको नीचे करते तो और अच्छा रहता, इस वाले को मिटा देते हैं, ऊपर वाले को। ठीक, ये वाला तो बहुत परफेक्ट बना हुआ है। सिमिलरली कंसंट्रेशन का हो जाएगा, एक टाइम पर आकर के इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा और उसके बाद वो टाइम टी इक्विलिब्रियम कहलाएगा। उसके बाद कंसंट्रेशन ना प्रोडक्ट की चेंज होगी ना रिएक्टेंट की चेंज होगी, क्योंकि जितना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है उतना ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जा रहा है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर चल रहा है। हो गया, ग्राफ बन गया। तो देखिए, इसलिए ऑल ग्राफ्स आर करेक्ट। तो कोई भी आपको क्वेश्चन के अंदर ग्राफ दे दे, आपको समझ जाना है। 3 कंडीशन चाहे तो दोबारा से लिख लीजिए, हमें चेक करनी है। एक, पहला, इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, मैक्सिमम, और प्रोडक्ट की 0 होगी। दूसरा, एक टाइम पर आकर के दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड टी इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम टाइम। और रेट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। रेट भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो ऐसा अगर ग्राफ के अंदर शो हो रहा है तो हमें फौरन समझ जाना है कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन का ग्राफ है। तो अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन का ग्राफ पकड़ लेंगे आप लोग। चलिए, वेरी गुड। अब इक्विलिब्रियम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला, chemical equilibrium is a dynamic equilibrium. डायनेमिक का मतलब बताया था मैंने पहले लेक्चर में, बताया था। चेक करिए क्या बताया था जल्दी से। केमिकल इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर में जो पानी गिर रहा था टंकी से, ये वाला, इसमें कोई मोशन था, इस वाले में कोई मोशन था, ये तो यहीं का यहीं रुका, लेकिन इसमें मोशन है। देखो, इसमें पानी भर रहा है, पानी गिर रहा है, लेवल बराबर है, इसी को तो इक्विलिब्रियम कहते हैं। बट एक तरफ से पानी गिर रहा है, मतलब गिर रहा है, और एक तरफ से भर रहा है। तो
तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल रिएक्शन में भी तो ये होता है, एक तरफ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड भी कांस्टेंट है, ठीक है ना? तो ऐसे क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलिए ठीक है, तो यहीं पे लिखिए, इट मीन्स concentration of reactants and products remains constant at equilibrium even though they are changing into each other. They are changing into each other. क्या मतलब हुआ? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में हो रहा, उसके बावजूद भी कंसंट्रेशन सबकी क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। इस तरीके से दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट कौन सा पॉइंट है? दूसरा, तीसरा? हाँ, फर्स्ट हो गया। चलिए, तो दूसरा पॉइंट लिख दिए, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड from either side. Equilibrium can be achieved from either side. either side का क्या मतलब हुआ? हाँ, क्या both side का क्या मतलब है? दोनों का क्या मतलब है? केमिस्ट्री की टर्म में बताओ। ब्रैकेट में लिखो, बता सकती हो तुम लोग, लेकिन दिमाग नहीं पहुंच पा रहा है। दैट इज फ्रॉम प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड। क्या मतलब है इसका? देखो, मैंने लिया ये वाला रिएक्शन, हम लोग बार बार लिखते हैं, ये दो गैसेज ली, तो क्या हो जाएगा? ये अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 बन गया, ठीक है ना? तो किधर से हुआ? इस साइड से मैंने ये वाली, अब इधर देखो, ये वाली गैस ली और ये रिएक्शन पे मैं इक्विलिब्रियम पहुंच गया। सपोज मैं ये गैस ले लेता NH3, और ये गैस कुछ भी ना लेता कंटेनर में। क्या लिया हुआ मैंने? कंटेनर। ये रहा मेरा कंटेनर, इसमें ये गैस भरी हुई है। समझ में आया? 2NH3 ये भरी हुई, तो ये क्या हो जाएगा? ये रुकेगा थोड़ी, फौरन ये टूटना शुरू हो जाएगा। किसमें? N2 + 3H2। और क्या हो जाएगा? जब तक टूटता रहेगा, जब तक क्या इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। तो दोनों साइड से नहीं इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। तो इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन होते हैं, आप उनका दोनों साइड से इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं, ये है इसका मतलब। तो ये एग्जाम्पल दोनों लिखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, तो दोनों एग्जाम्पल लिखिए, तभी समझ में आएगा बाद में। यही आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ जो है वो भूल सकती है, उसको रखना पड़ेगा।
हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए। इनिशियल कंसंट्रेशन of reactants and products has no effect on relative concentration at equilibrium. Has no effect on relative concentration at equilibrium. क्या बात हुई? बात ये हुई कि इसकी आप क्या कंसंट्रेशन शुरू में ले रहे हो, इसकी क्या ले रहे हो, इसकी क्या ले रहे हो, इनकी जो रिलेटिव कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है, अभी देखेंगे वो कैसे आती है। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यही के इक्विलिब्रियम कहलाता है। दूसरी बात, अभी ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही आप लोगों को बता दिया, ये रिलेटिव हो गई। दूसरी बात, मान लो रिएक्शन के बाद एक कलर आया, और ये जो ग्रीन कलर से जिससे मैंने बनाया, मान लो ऐसे ही कलर आया, या इसकी डेंसिटी आई, या इसका प्रेशर आया, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया, वही कलर रहेगा रिएक्शन मिक्सचर का, वही डेंसिटी रहेगी और वही प्रेशर रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो लिखिए इस बात को, पूरा डायग्राम बनाइए कि दैट इज कलर विल रिमेन सेम। भाई रिलेटिव कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? कोई कलर आप बना रहे हैं डिफरेंट कलर्स मिला करके, तो उससे जो एक नया कलर बन रहा है, वो कलर जो है वो रिलेटिव कलर कहलाएगा और वो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे ही डिफरेंट चीज़ों को मिला करके एक नया लिक्विड बनाया या गैस बनाई, प्रेशर, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखिए। अच्छा ये बताइए, अगर ये मैं रिएक्शन को कवर ना करूं कंटेनर को और रिएक्शन को कराऊं, तो क्या इक्विलिब्रियम आएगा? वो तो गैस है, सब उड़ जाएगी। तो इसका मतलब ये भी पॉइंट एक चौथा बनता है कि टू अचीव इक्विलिब्रियम वेसल शुड बी क्लोज, कंटेनर शुड बी क्लोज। कंटेनर क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। To achieve equilibrium, container should be closed. ठीक है। थर्ड, वो कौन सा पॉइंट हो गया? फोर्थ। फिफ्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर मैंने रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल दिया तब क्या होगा? कोई बता सकता है? कैटलिस्ट मेनली क्या करते हैं? यस, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को फास्ट करा देता है मोस्टली। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन को स्लो कर देते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कैटालिटिक पॉइजन। तो देखो क्या होगा, एक ग्राफ से समझाता हूँ।
मान लो रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का ग्राफ है। बिना कैटलिस्ट के ग्राफ मेरा ऐसा बना था। ये टाइम टी इक्विलिब्रियम आ गया विदाउट कैटलिस्ट। लेकिन विद कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, बोलो? ये क्या है? विथ कैटलिस्ट। टाइम जल्दी आ गया ना, इक्विलिब्रियम टाइम। हमने इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव कर लिया। समझ में आ रहा है? गर्दन जबरदस्ती मत हिलाना, नहीं आए तो पूछना, ठीक है ना? तो कैटलिस्ट से ये होता है। चलो गुड, तो कैटलिस्ट का रोल भी आ गया। अब आ जाइए इक्विलिब्रियम। अब डालिए, हेडिंग डालिए, हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो करते हैं हम लोग। उसके लिए नया पेज लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहले तो कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखे, तो एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं, ए प्लस बी गिव्स राइज टू सी प्लस डी। इसमें स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे लिख लेते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होगा तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हो सकता है। तो सिंपल नंबर लेंगे, ये नहीं कि वो वहाँ क्लास में लड़का बोला सर मैंने पूछ दिया कि बताओ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले, क्या ले लें? तो उसने बताया सर 10 की पावर 23। मैंने कहा गधे हो गया, सिंपल नंबर बताओ। 1 2 3 आता है आगे, तो 1 2 3 की टर्म्स में बताओ। तो बताओ जैनब, ए के आगे क्या लें? 2 है, 2। तुम बताओ? 3। यहाँ पे 1, यहाँ पे, चलो हाँ, थोड़ा आसान भी रहेगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेंगे तो और ऐसा रिएक्शन में होता भी नहीं। तो देखो ये काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, उसका इस्तेमाल यहाँ पे छोटा सा करते हैं, तो वो इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, उस इस्तेमाल को कर रहे हैं। ये आगे वाला रिएक्शन हो गया फॉरवर्ड वाला, तो ये कहलाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये इधर जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो वाइटनर लगाने में बहुत टाइम वेस्ट करती हो, इतना पुअर लिखती हो उसके बावजूद भी। उसको छोड़ दिया करो वाइटनर लगाने वाले को, दोबारा लिख लिया करो, उसको घर पे जाके वाइटनर लगाया करो।
तो अब बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? हम जानते हैं कि रेट, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, तुम लोग अपना जैसे चाहे वैसे लिखो, एक बार मैंने लिख दिया फुल फॉर्म। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये होगा नहीं होगा? वेरी गुड। कुछ फीचर्स इस वाले बोर्ड में बड़े अच्छे हैं, जैसे हल्का सा लाइन को टच किया तो खाली उसी को सेलेक्ट कर दिया उसने, उसमें ये फीचर नहीं है। पता नहीं कैसे इन्होंने शेप में और बढ़ा देते, 2-3 शेप चेक करना पड़ेगा कैसे बढ़ेगी, ज़रूरत पड़ती है अक्सर। ग्राफ नहीं है इसके अंदर, कोऑर्डिनेट वाले 2D 3D, हाँ वो नहीं है। वो अगर कहीं से ऐड हो जाता तो आसानी हो जाती है। अब हमको अलग अलग लाइनें खींचनी पड़ती हैं। रोज एंड कॉलम तो है, ये रहा ना, टेबल है, ये रही रोज एंड कॉलम सब है, रूलर वगैरह ये सब तो है। माइंड मैप करना है, यानी कोई आपको जैसे पॉइंटर्स लिख रहे हैं तो हो गया। इमेज जो आपने की हुई है ये सब भी है, वो टाइमर है, ब्राउज़र, वीडियो, डॉक्यूमेंट, पीरियोडिक टेबल, ये सब तो है। वैसे टूल बॉक्स में ऐड कर सकते हैं शायद, चलो खैर तुम लोग भी बाद में कर सकती हो ट्राई कभी खाली वक्त में। तो ये, तो देखो केमिकल काइनेटिक्स हमको इसको लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं, और ये पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, इसको आपको याद नहीं रखना, सिर्फ इतना बता रहा हूं क्या है कि रेट, अच्छा रेट ऑफ फॉरवर्ड को मैं और भी शॉर्ट कर रहा हूं, मैं इसको सिंबल की फॉर्म में लिखूंगा क्या? RF, और इसको लिख दूंगा RB। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक्स में हम लोग यही सिंबल यूज करते हैं। इतनी बार लिखना होता है तो बार बार थोड़ी लिखेंगे। हाँ, केमिकल सी से, सॉरी। ठीक है, CH, केमिकल काइनेटिक्स। अब तुम्हें पता है फ्रेंच इंग्लिश है, दिमाग में कभी भी फ्रेंच घूम जाती है ना। हाँ चलो, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया? रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया। ठीक है, इन दोनों को भी बराबर कर देता हूँ। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट क्या क्या है? ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, अब इन स्टाइकियोमेट्रिक का इंपॉर्टेंस समझो क्या है। इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये पावर में आ जाते हैं, इसलिए लिखवाया था ताकि पता रहे। तो ये पावर 2 हो जाएगा और इसकी पावर 3 हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, हो गया। अब इसका क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन क्या हो जाएगा? इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल कभी कांस्टेंट आएगा, कभी कूलम्स कांस्टेंट आएगा, जो 1/4πε0 अपने कई बार किया है, और भी बहुत सारे स्प्रिंग कांस्टेंट अभी आगे पढ़ेंगे तो आएगा। तो ये क्या आ गया, और आगे a⁻², b⁻3। क्योंकि ये फॉरवर्ड है तो मैं इसको फॉरवर्ड वाला ही लिखूंगा।
ये है, बता दिया था ये, लिखवा भी दिया था। ओके ओके, तब क्या है, तब तो ये पार्ट हो ही गया। तो आरबी भी हो गया और उसके बाद आपको सब समझ में आ गया, तो ये हो गया। तो दिखाना तो फिर ये ये कर लिया था आप लोगों ने, खुद से करने को दिया था ना। अरे तब क्या यार, तो आप लोगों ने तो ये वो लिखा आपने, ये हो गया एच आई का स्क्वायर आई, तो इस